वो एक अमेरिकी नागरिक हैं और वो लापता हैं और वो अपनी मर्जी से नहीं गई हैं। उनकी गुमशुदगी में किसी आपराधिक हरकत का हाथ है। एक खूबसूरत अमेरिकी महिला विदेश में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है और दोस्तों वो परिवार के लिए केवल रहस्यमय संदेशों का एक सिलसिला छोड़ जाती है। क्या कैमरे में कैद संदिग्ध एना के किसी करीबी हो सकता है? मुझे शुरू से ही उसका व्यवहार अजीब लगा। कुछ भी सही नहीं लग रहा था। ये स्कैंडल लॉ एंड क्राइम द्वारा पेश किया गया है। मैं सियरा गिलेस्पी हूँ। ये मामला वर्षों से जांचकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है। 40 वर्षीय अमेरिकी महिला एना क्निजोविच विदेश में मैड्रिड में रहते हुए अचानक लापता हो गई। ये घटना फरवरी 2024 में हुई थी और आज तक एना के साथ वास्तव में क्या हुआ इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। इसके बजाय हमारे पास बहुत से अनसुलझे सवाल हैं और केवल कुछ महत्वपूर्ण सबूत हैं जिनमें आना द्वारा अपनी गुमशुदगी से पहले दोस्तों को भेजे गए कुछ अजीब संदेश, स्पेन स्थित उनके अपार्टमेंट के इलाके में कैमरे में कैद एक रहस्यमय संदिग्ध और एक शर्मनाक प्रेम संबंध शामिल है जो महंगे तलाक में खत्म हुई। ये समझने के लिए कि मामला अब कहाँ है, हमें ये देखना होगा कि ये कैसे शुरू हुआ था। ये हैं एना क्निजोविच। वो मूल रूप से कोलंबिया से हैं, लेकिन बाद में अमेरिकी नागरिक बन गई। और ये पहली बात महत्वपूर्ण है और आगे चलकर फिर से सामने आएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में एना अपने पति डेविड ननेजोविच के साथ फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा में थीं। दोनों आईटी कंपनी की मालकिन थीं और छुट्टियों के लिए किराए पर दी जाने वाली कई संपत्तियों का प्रबंधन करते थे। संघीय अधिकारियों के अनुसार उनके बैंक खाते में दसियों लाख की रकम थी, लेकिन 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में उनका रिश्ता बिगड़ गया। आना ने 24 जनवरी 2024 को अपने एक दोस्त को व्हाट्सएप वॉइस नोट में ये सब कुछ बताया। आना ने कहा, मैं थेरेपिस्ट और कपल्स थेरेपी की तलाश कर रही थी, जबकि वो मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा था और मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। यहाँ तक कि सेक्स में भी वो बहुत आक्रामक था। मेरा मतलब है बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। उसने मेरे साथ बहुत ही अश्लील तरीके से, सबसे बुरे तरीके से व्यवहार किया। उसने मुझे बताया कि उसने मुझे अश्लील नामों से पुकारा और मुझे तरह तरह के नामों से पुकारा। उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और कहा कि वो अब मेरे साथ नहीं रहेगा। उसकी गुमशुदगी के वक्त एना और डेविड में दूरी आ गई थी और वे तलाक की बात कर रहे थे। अलगाव के बाद वो फोर्ट लॉडरडेल छोड़कर मद्रिद, स्पेन में किराए के अपार्टमेंट में रहने लगी। ये है एना की दोस्त सना रामो। वो अपने पति से अलगाव के दौर से गुजर रही थी और इस बारे में वे दोनों कभी-कभी बात करते रहते थे। ये सब पिछले साल से शुरू हुआ था। तो वो आप जानते हैं उसे यूरोप बहुत पसंद है। वो आप जानते हैं कोलंबिया से है इसलिए उसकी स्पेनिश भाषी पृष्ठभूमि है और वो पहले भी मद्रिद जा चुकी थी। उसके पति सर्बिया से हैं, तो मुझे लगता है आप जानते हैं उनकी शादी के दौरान उन्होंने यूरोप में घूमना-फिरना किया और उसे स्पेन में रहना बहुत पसंद आया। तो अपने पति से अलगाव के दौर से गुज़रना। वो कुछ समय के लिए फ्लोरिडा छोड़ना चाहती थी और बस मद्रिद और यूरोप में समय बिताना चाहती थी। वो बहुत, बहुत प्यारी है, वो सच्ची है, वो दयालु है और ये बात साफ दिखती है। जैसा कि मैंने कहा पहली बार मिलने पर, मुझे तुरंत उसकी ऊर्जा महसूस हुई। जैसे कि वो बहुत दयालु, देखभाल करने वाली, सच्ची और साहसी इंसान है। तो हमारी अच्छी बन गई। सना और आना का रिश्ता तुरंत ही खिल उठा, इतना कि उन्होंने फरवरी 2024 की शुरुआत में मिलने की योजना भी बना ली। मैंने 8 फरवरी को मैड्रिड जाके उनसे मिलने का प्लान बनाया था और फिर 2 फरवरी को ये दुखद घटना हो गई। सना ने बताया कि 2 फरवरी को आना से बात हुई थी और सब सामान्य था। लेकिन अगले दिन उन्हें आना से एक अजीब सा मैसेज मिला और आना के भाई फिलिपे को भी ऐसा ही मैसेज मिला। आना की मातृभाषा स्पेनिश है, इसलिए उनके भाई को स्पेनिश में मैसेज मिला। वैसे मैंने फिलिपे से कई बार बात की है। वो कैमरे पर नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिलिपे ने चैट में बताया कि उन्हें मैसेज तुरंत अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी भाषा बोलने वाले ने मैसेज गूगल ट्रांसलेट में डाला हो या किसी और से लिखवाया हो। सना का मैसेज अंग्रेजी में था। भले ही वो व्याकरण से सही था, पर मैसेज एना जैसा नहीं लग रहा था। उस मैसेज में लिखा था, उद्धरण, मैं किसी बहुत अच्छे इंसान से मिली। उसका समर हाउस मद्रिद से 2 घंटे दूर है। हम वहीं जा रहे हैं और मैं कुछ दिन रुकूंगी। सिग्नल अच्छा नहीं है, लौट कर कॉल करूंगी। अगला मैसेज कहता है, उद्धरण,
कल थेरेपी के बाद मुझे टहलने की जरूरत थी और वो मुझे सड़क पर मिला। कमाल का कनेक्शन था, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। वो ऐसी बातें नहीं करती और ये अलग तरीके से लिखा गया था, जैसा वो आमतौर पर नहीं लिखती। वो कभी सड़क पे किसी आदमी से नहीं मिलेगी और कहेगी कि कुछ दिनों के लिए जा रही है। ऐना ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, ये व्यवहारिक भी नहीं, क्योंकि उसकी योजना थी सोमवार सुबह जल्दी बार्सिलोना जाना, तो वो शनिवार दोपहर को मैड्रिड नहीं छोड़ती और ये नहीं कहती कि वो कई दिनों के लिए जा रही है, जब उसने पहले से ही सोमवार सुबह बार्सिलोना जाने की योजना बना रखी थी। मतलब ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो ये सारी बातें ने मुझे तुरंत चिंता में डाल दिया। सना ने पुलिस को फोन किया और मद्रिद रवाना हुई। सबसे पहले पहुंचे आपातकर्मी। जब आना के अपार्टमेंट पहुंचे तो कुछ असामान्य नहीं दिखा। शुरुआत में सना को सिर्फ इतना पता चला कि आना को आखिरी बार 2 फरवरी 2024 को दोपहर 1:42 बजे अपने अपार्टमेंट में जाते हुए देखा गया था। और कुछ समय के लिए यही एकमात्र सुराग था जो जांचकर्ताओं के पास था, सिवाय आना के अलग रह रहे पति डेविड निजोविच से संपर्क करने के। तो मैंने उस रविवार की शाम को उनसे संपर्क किया और मुझे याद है कि मैंने आखिरकार उनसे संपर्क हो पाने से पहले कई बार कॉल करने की कोशिश की थी और उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि वे फोर्ट लॉडरडेल में है। मैंने उनसे बात की और एना के साथ हुई घटना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उन्हें उसकी गुमशुदगी की जानकारी नहीं थी। मैंने बताया कि मेरा अभी भी मैड्रिड जाने का इरादा है, क्योंकि मेरी यात्रा 8 तारीख को थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मैड्रिड जाऊंगी और जो कुछ भी हो रहा है उसका पता लगाने और किसी भी तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? मैंने तो यहाँ तक किया कि मैड्रिड जाने से एक दिन पहले मियामी एयरपोर्ट से उड़ान भी देखी और उन्हें वो फ्लाइट लेने का सुझाव दिया जिस पर उन्होंने सहमति भी जताई। तो मैं आगे बढ़ी और 8 तारीख को मैड्रिड के लिए उड़ान भरी। सारा दिन उन्हें संपर्क करने की कोशिश की। मैं उस दिन उनसे देर से संपर्क कर पाई। फिर उन्होंने बताया कि वे सर्बिया चले गए थे। डेविड ने सना को कहा था कि वो फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में है, लेकिन एफबीआई की बाद की रिपोर्टों के मुताबिक ऐसा नहीं था। आरोपी ने पीड़िता के गायब होने पर फोर्ट लॉडरडेल में होने की झूठी बात कही थी। पीड़िता के गायब होने के बाद आरोपी ने कई लोगों को, जिनमें पीड़िता का भाई, पीड़िता की एक करीबी दोस्त और एक कर्मचारी शामिल है, बताया कि वो फोर्ट लॉडरडेल में था, जबकि असल में वो सर्बिया में था। एफबीआई के अनुसार डेविड जनवरी 2024 के अंत में तुर्की के रास्ते उड़कर सर्बिया गया था। जब उसने साना से कहा कि वो फ्लोरिडा में है, असल में वो यूरोप में था। ये जांचकर्ताओं को मिली एकमात्र समस्या नहीं थी। इलाके के सुरक्षा कैमरे की फुटेज जांचने पर जांचकर्ताओं ने 2 फरवरी को रात 9:27 बजे कैमरे में कैद एक रहस्यमय संदिग्ध को देखा। वीडियो में एक आदमी हेलमेट और मुंह पर कपड़ा पहनकर इमारत में घुसता है। वो सुरक्षा कैमरे पर स्प्रे पेंट करता है, लेकिन फिर भी वो काफी साफ दिखाई देता है। जांचकर्ताओं के अनुसार ये व्यक्ति डेविड नेजोविच था। अदालत की दस्तावेजों में कहा गया है कि इस व्यक्ति की बनावट डेविड जैसी थी। निगरानी फुटेज के आधार पर स्पेनिश कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उस स्प्रे पेंट के ब्रांड की पहचान कर ली जिसका इस्तेमाल सुरक्षा कैमरे को निष्क्रिय करने के लिए किया गया था। इसके बाद कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने पता लगाया कि मैड्रिड के एक रियल एस्टेट एजेंट ने 2 फरवरी 2024 को उस विशेष ब्रांड के स्प्रे पेंट की बिक्री दर्ज की थी। रिटेलर की निगरानी फुटेज में एक व्यक्ति दिखा जो डेविड जैसा लग रहा था, जिसने 2 फरवरी 2024 को दोपहर के आसपास स्प्रे पेंट के साथ 2 रोल डक्ट टेप भी खरीदे थे। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने हार्डवेयर स्टोर की सीसीटीवी तस्वीर जारी की है, जिसमें संदिग्ध की शक्ल डेविड से मिलती है। सुरक्षा कैमरे पर स्प्रे पेंट करने के बाद भी इस आदमी को एक ऐसी चीज के साथ देखा गया जिसे संघीय जांचकर्ताओं के मुताबिक रोलिंग सूटकेस माना गया। उसके सूटकेस के साथ एना के अपार्टमेंट में आते जाते हुए उसका वीडियो है और जांचकर्ताओं को शक है कि एना उसी सूटकेस में हो सकती थी। जांचकर्ता जब डेविड के इतिहास में गए तो उन्होंने एना की गुमशुदगी के समय कुछ चौंकाने वाली समानताएं पाईं। 3 फरवरी 2023 को, उसी दिन जब एना ने अपने भाई और साना को सड़क पर किसी से मिलने और उसके साथ भाग जाने वाला अजीब सा संदेश भेजा था, डेविड ने भी कुछ अजीब संदेश भेजे थे। उसने अक्टूबर 2023 में टिंडर पर एक कोलंबियाई महिला से मुलाकात कर अनुवाद में मदद मांगी थी। कोर्ट के दस्तावेजों में उनकी बातचीत का हिस्सा सामने आया। डेविड ने कहा,
हे बेब, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। महिला की पहचान उजागर नहीं की गई, उसे व्यक्ति एक कहा गया है। वो जवाब देती है, हेलो बेब, बिल्कुल, बताओ। डेविड कहता है, मेरा दोस्त सर्बिया में लेखक है। उसके पास एक छोटा सा कोलंबियाई किरदार है और उसे सर्बियाई इंग्लिश से कोलंबियाई स्पेनिश जैसी कोई कोलंबियाई लड़की बोले में कुछ वाक्य अनुवाद करने हैं। बाद में डेविड लगभग वही संदेश लिखता है जो आना के फोन से भेजा गया था। मैंने एक खास व्यक्ति से मुलाकात की है। उसके पास मद्रिद से 2 घंटे दूर समर हाउस है जहां हम जा रहे हैं और मैं कुछ दिन रहूंगी। वहां मुश्किल से सिग्नल आएगा, लौटकर कॉल करूंगी। किसेस। वह पूछता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें इसके बारे में इसलिए पता चला क्योंकि जिस महिला को व्यक्ति एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, उसने अपनी माँ को बताया था कि वो एक सर्बियाई आदमी से बात कर रही थी। उसकी माँ ने उसका नाम गूगल किया और आना के गायब होने के बारे में पता लगाया। व्यक्ति एक ने फिर एक समाचार लेख खोजा जिसमें कथित तौर पर डेविड की पत्नी का एक संदेश था जो बिल्कुल उसी शब्दों में था जैसा कि उसने और डेविड ने लगभग 3 फरवरी 2024 को मिलकर लिखा था। और ये वही समय था जब आना की गतिविधि पूरी तरह से बंद हो गई थी। वे चीजें जो वो रोजाना इस्तेमाल करती थी, जैसे बैंक खाता, स्पॉटिफाई, जिम सदस्यता, सब कुछ शांत था। वो अचानक गायब हो गई। क्या डेविड निनेजोविच ने उसकी हत्या की थी? यही सोचा था संयुक्त राज्य अमेरिका के अभियोजकों ने। उन्होंने आरोप लगाया कि डेविड ने एना की उसके मैड्रिड अपार्टमेंट में हत्या कर दी, उसके शरीर को एक सूटकेस में बाहर ले गया और कहीं इटली में उसकी लाश फेंक दी। और यहीं पर एक और अहम सबूत सामने आता है, रेंटल कार का डेटा। एफबीआई के अनुसार डेविड ने 29 जनवरी 2024 को एक कार किराए पर ली थी। उसने 5 फरवरी को कार वापस कर दी, लेकिन उसमें कुछ खास बदलाव थे। रेंटल कार एजेंसी के मालिक ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बताया कि जब डेविड ने वाहन वापस किया तो एजेंसी ने पाया कि उसकी खिड़कियों पर टिंट लगाई गई थी। लाइसेंस प्लेट के फ्रेम बदले गए और वाहन से 2 स्टिकर हटाए गए। डेविड के किराए पर रहने के दौरान वाहन लगभग 7,677 किलोमीटर चला था। और ये माइलेज डेविड ने रेंटल कार कंपनी को अपनी यात्रा योजनाओं के बारे में जो बताया था, उसके हिसाब से बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। क्या हो सकता है उसने रास्ता बदल लिया हो? डेविड की जीपीएस से मिले डेटा से यही साबित होता है कि उसने अपने तय रास्ते से हटकर बड़ा चक्कर लगाया और उत्तरी इटली के एक जंगल वाले इलाके में चला गया। इस इलाके में व्यापक खोजबीन की गई, फिर भी एना के अवशेष कभी नहीं मिले। इस रिकॉर्डिंग के समय एना के अवशेषों की बरामदगी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए $25,000 का इनाम अभी भी एफबीआई द्वारा रखा गया है। और यही इस मामले में अगले बड़े पड़ाव की ओर ले जाता है, डेविड नेजोविच की गिरफ्तारी, जो 4 मई 2024 को हुई थी। उन्हें मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सर्बिया से आने के बाद गिरफ्तार किया गया। उन पर संघीय स्तर पर पहले अपहरण का आरोप लगाया गया, जिससे बाद में मौत का कारण बने अपहरण, मौत का कारण बनी विदेशी घरेलू हिंसा और किसी अमेरिकी नागरिक की विदेश में हत्या के आरोपों तक बढ़ा दिया गया। डेविड नेजोविच ने खुद को निर्दोष बताया, मामला यही खत्म हो गया। 28 अप्रैल 2025 को डेविड मायामी की जेल में अपनी सेल में बेहोश मिले। अधिकारियों ने बाद में उनकी मौत को आत्महत्या बताया और अन्ना की मौत के जवाब भी उसी के साथ खो गए, जब तक कोई नया सुराग न मिले जिसकी जांचकर्ता तलाश में रहते हैं। ऐसी ही एक जांचकर्ता हैं पूर्व एफबीआई एजेंट और सीआईए अधिकारी ट्रेसी वॉल्डोर, जो आज की हमारी मेहमान हैं और शो की दोस्त भी हैं। ट्रेसी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। स्कैंडल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। फरवरी 2024 का महीना है। एना गायब है। मेरा सवाल है, जब कोई अमेरिकी नागरिक विदेश में लापता होता है और ये गुमशुदगी की जांच होती है, तो जांच में क्या बदलाव आता है? मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। इसमें बदलाव यह है कि वे दूतावास से संपर्क में रहते हैं। तो आमतौर पर जाहिर है यह देश पर निर्भर करता है, लेकिन वास्तव में ज्यादातर देशों, लगभग 95% देशों में एक लीगल अटैचे ऑफिस होता है, जो उस देश में एफबीआई का ऑफिस होता है और वे उन्हीं के साथ संपर्क में रहते हैं। सैद्धांतिक रूप से एफबीआई उस देश में जमीनी स्तर पर सीधे काम करने वाली एजेंसी नहीं है और इसके स्पष्ट कारण हैं। यह एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। वे जांच का नियंत्रण नहीं ले सकते, लेकिन क्योंकि वह हमारा नागरिक है, वे उन्हें डिजिटल सहायता या जो भी सहायता उन्हें चाहिए प्रदान कर सकते हैं। साथ ही वे अमेरिका में परिवार और विदेश में अधिकारियों के बीच संपर्क सूत्र के रूप में भी काम कर सकते हैं।
ऐसा लगता है कि वे शुरू से ही कुछ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि एक अमेरिकी विदेश में लापता हो गया। स्पेनिश अधिकारी सबसे पहले इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं, और अगर आप वहां इस पर काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन से कदम होंगे जो आप उठाएंगे। मुझे पता है कि सुरक्षा कैमरे की वीडियो इस जांच में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। क्या आप सबसे पहले वहीं जाना चाहेंगी? मैं तो कहूंगी मैं और भी पीछे जाऊंगी। सबसे पहले आपको अपराध स्थल सुरक्षित करना चाहिए, है ना? आप चाहेंगी कि अपराध स्थल सुरक्षित हो, क्योंकि आखिरी बार देखे जाने और गुमशुदगी रिपोर्ट के बीच समय बीत चुका है। इसलिए आप चाहेंगी कि अपराध स्थल पर अधिक से अधिक सबूत सुरक्षित रहें। फिर हाँ, मेरी राय में आप और कुछ लोग मुझसे इस पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डिजिटल सबूत कई बार, खासकर जब कोई व्यक्ति लापता हो, फोरेंसिक सबूतों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसे जल्दी देख सकते हैं और ये आपको उस व्यक्ति के बारे में कहीं ज्यादा रियल टाइम अपडेट दे सकता है कि वो कहाँ है। इस मामले में डिजिटल सबूत अहम है। सुरक्षा कैमरे की वीडियो के अलावा एना ने अपने भाई और दोस्तों को जो व्हाट्सएप मैसेज भेजे वे भी हमारे पास हैं। यही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ये मैसेज एना के फोन या अकाउंट से आए थे, लेकिन उसके दोस्त तुरंत समझ गए कि ये उसकी तरह नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर सकती है कि वो किसी अजनबी आदमी के साथ, जिससे वो बस सड़क पर मिली हो, भाग जाए। ये बहुत अजीब है, लेकिन फिर भी मैसेज उसके फोन से ही आ रहे थे। तो क्या ये ऐसी बात है जिसे जांचकर्ता ध्यान में रखेंगे? अगर उसके दोस्त कहें कि ये वो नहीं है, वो ऐसे मैसेज नहीं करती है, तो इसका मतलब ये होगा। और सच कहूँ तो उसके दोस्त वाकई बहुत समझदार हैं, और इतनी जल्दी उस बात को पकड़ लेना मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है। इससे उन्हें सुरक्षा कैमरा फुटेज वगैरह के अलावा एक ज़्यादा सीमित समय सीमा मिल जाता है। सही है, जब उसका आखिरी टेक्स्ट मैसेज भेजा गया था, जो माना गया कि उसी ने भेजा है, और फिर जब शायद वो नकली टेक्स्ट मैसेज उसके परिवार वालों को भेजा गया था कि वो भाग गई है, इससे उन्हें उस समय सीमा को थोड़ा और सीमित करने में मदद मिलती है। तो यही वजह है कि ये बहुत उपयोगी हो सकता है। मैं सोचती हूँ कि जांचकर्ताओं ने यही किया। उन्होंने टाइम स्टैम्प देखे और फिर अपार्टमेंट के पास की सीसीटीवी वीडियो देखी। यही से हमें पहला संदिग्ध मिलता है जो इसमें शामिल है। हम एक व्यक्ति को देखते हैं, और इस समय ये तस्वीरें बहुत फैल चुकी हैं, जिसमें एक व्यक्ति कैमरे के लेंस पर स्प्रे पेंट करता है ताकि उसे ढक सके। उसके पास एक हेलमेट है, चेहरा ढका हुआ है। जांचकर्ताओं के मुताबिक वो व्यक्ति डेविड नेजोविच जैसा दिखता है, और वे आरोप लगाते समय यही कहेंगे। मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ, आपके क्या विचार हैं? वो व्यक्ति जो वहां स्प्रे पेंट से अजीब हरकत कर रहा है, वो उसके अलग रह रहे पति जैसा दिखता है। मुझे लगता है कि वे लोग इसे इतनी जल्दी समझ पाए, खासकर विदेश में, यह काबिले तारीफ है। ये नहीं माना जाता था कि वह वहां उसके साथ रहता था। यही एक वजह थी कि वह शुरू में वहां गई थी। इसलिए वे लोग सिर्फ उसकी कद काठी देखकर समझ गए, जबकि उसका चेहरा ढका था, जैसा आपने बताया। और ऊपर से उस पर स्प्रे पेंट करना भी, कम से कम मेरी राय में, ये दिखाता है कि ये सब कितनी पहले से सोचा समझा था। अधिकांश लोग स्प्रे पेंट लेकर घूमते नहीं कि सीसीटीवी कैमरेज दिखे तो उन्हें पेंट कर दें। मेरे लिए यह दोषी होने की चेतना दर्शाता है। अगर आप जानते हैं कि आप कुछ गलत करने वाले हैं, तो कैमरों को ढकने की कोशिश करेंगे ताकि लोग आपको पहचान ना सकें या यह कथित अपराध करते ना देख सकें। और जांचकर्ताओं के अनुसार यहाँ भी यही हुआ। मेरा मतलब है, हमें सभी विवरण नहीं पता, लेकिन बाद में मिलते जुलते कैमरा वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति को देखा गया जिसे डेविड नेजोविच माना जा रहा था, और उसके पास सूटकेस जैसा कुछ था। और मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि घर के अंदर क्या हुआ ये सिर्फ अटकलें ही हैं। आपके अनुभव के अनुसार आप क्या सोचती हैं कि एना के अपार्टमेंट में क्या हुआ? मेरा मतलब है, वे संघर्ष के संकेत ढूंढते हैं, है ना? कोई भी कानून प्रवर्तन अधिकारी देखता है कि व्यक्ति अपनी मर्जी से गया या जबरन ले जाया गया। असल में वे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है, क्योंकि कम से कम जितना मैं समझ पा रही हूँ, वहाँ बहुत 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 ज़्यादा फोरेंसिक सबूत नहीं हैं। इस मामले में सबसे ज़्यादा संभावना है कि उसने उस अपार्टमेंट में ही मार डाला और फिर उसके शरीर को सूटकेस के जरिए बाहर ले गया। मैं किराए की कार के बारे में पूछना चाहती थी, क्योंकि इस पर कई विरोधाभासी रिपोर्ट्स हैं। वो लोगों से कहता है कि वो फ्लोरिडा में है, जबकि असल में वो सर्बिया, अपने मूल देश में है।
फिर वो कार किराए पर लेता है। वो कई देशों से होकर लौटता है और कार में हुए बदलाव मुझे सबसे खास लगे। असल में मैंने सच में कुछ हफ्ते पहले पिछले महीने ऑस्ट्रिया में एक कार किराए पर ली थी, ठीक है। जब मैं वापस आई तो मैंने अचानक से, आप जानते हैं, खिड़कियों पर टिंट नहीं लगवाया था, मैंने कोई भी स्टिकर नहीं हटाया था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कार वैसे ही लौटाई जैसे हमें मिली थी, समझ रही हो ना। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा संदेह है। मेरा मतलब है, तुम इन बदलावों के बारे में क्या सोचती हो जो गाड़ी में किए गए? मेरा मतलब है ये फिर से वही बात है, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो, जैसा तुमने पहले कहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस गाड़ी का इस्तेमाल कुछ छुपाने या लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहा था। मुझे लगता है जैसे ही लोगों को पता चला कि वही गाड़ी उसने किराए पर ली थी, तो जाहिर है कि लोग उसी गाड़ी को ढूंढने लगेंगे और शायद उसकी शक्ल बदलने से उसे पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी जांचकर्ताओं ने डेविड नेज़ोविच को उस गाड़ी से जोड़ने में सफलता पाई, जिसकी हमने रिकॉर्डिंग से पहले चर्चा की थी। वो कई अलग अलग देशों से होकर गया, जैसे घुमावदार रास्ते से, मैड्रिड से वापस सर्बिया तक, कई अलग अलग देशों से होकर। और मुझे पता है कि जांचकर्ता उत्तरी इटली में खोजबीन कर रहे थे। मुझे पता है कि वे अन्य इलाकों में भी तलाश कर रहे थे। लेकिन मेरा मतलब है, और ये सोचना वाकई भयानक है, लेकिन एना को सच में ढूंढने की कितनी संभावना है? क्योंकि जब आप यूरोप को देखते हैं, मेरा मतलब है अलग अलग देश, यहाँ तक कि अमेरिका में भी अलग अलग राज्य हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पार करनी पड़ती हैं। और ये कहाँ हो सकता है? और ये सब, मेरा मतलब है, मुझे लगता है, आप इन सब के बारे में क्या सोचती हैं? खैर, जाहिर है मुझे पूरा यकीन है कि मद्रिद की पुलिस ने जब ये पहली बार हुआ था तब इंटरपोल को जरूर सूचित किया होगा, ताकि उन देशों की पुलिस भी सतर्क रहे। लेकिन फिर भी आप अभी 5 शायद 6 अलग अलग देशों से निपट रही हैं, और इसलिए आप उन सभी प्रयासों का समन्वय करने की कोशिश कर रही हैं। उन देशों के अलग अलग नगर पालिकाओं का तो जिक्र ही नहीं है ना। वे सभी इंटरपोल से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर कई देशों का इस्तेमाल किया, और जिस रास्ते से गया वो भी सोच समझकर था। हाँ, अगर आप मद्रिद से वापस ड्राइव कर रही हैं, आप जानती हैं। अगर आप मैड्रिड से सर्बिया वापस ड्राइव करने जा रही हैं, तो आपको ऐसा करने के लिए कई देशों से होकर गुजरना पड़ेगा। हाँ, मुझे लगता है कि उसने छुपाने के लिए ऐसा किया। मेरा मकसद असंवेदनशील होना नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके मिलने की संभावना है। मैं चाहती हूँ कि वह मिले, पर मुझे यह मुमकिन नहीं लगता। मेरा मतलब है, जब आप सोचते हैं कि किसी शरीर को कितनी जगहों पर रखा जा सकता है, या उसकी अंतिम विश्राम स्थली कहाँ हो सकती है, ये सब बहुत ज्यादा है। जैसा आपने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया और इंटरपोल से संपर्क किया। लेकिन फिर भी, अगर मैं अपनी रोजमर्रा के काम के बारे में सोचूं, जैसे लॉन क्राइम में मैं अपनी बॉस को कुछ बताती हूँ, मेरी सहकर्मी मेरी बॉस को कुछ बताती है, इसमें कई बार बातें सही तरह से नहीं पहुंच पाती। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जैसे हर कोई हमेशा 100% एक ही सोच पर नहीं होता, और जब हमारे पास अलग अलग नगर पालिकाएं होती हैं, जैसा कि आपने बताया, अलग अलग देश होते हैं, तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है यही मेरी एक और जिज्ञासा है, क्योंकि एना गायब हो गई थी। मैंने उसके दोस्तों और परिवार से महीनों बात की, जैसे ये सब होने से पहले, और आखिरकार डेविड नेज़ोविच पर आरोप लगाया जाता है। आप जानती हैं, जब वो मियामी वापस उड़कर आता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे वहीं गिरफ्तार किया जाता है। आपको क्यों लगता है कि उसके गायब होने और उसके गिरफ्तार होने और आखिरकार उसकी हत्या का आरोप लगने के बीच में इतना समय क्यों लगा? मुझे लगता है अभी मैं सिर्फ अनुमान लगा सकती हूँ। शायद उन्हें पता था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि असलियत ये है कि उन्हें साफ तौर पर लगा कि अमेरिका में वे उस पर मुकदमा चला सकते हैं, उसे दोषी ठहरा सकते हैं और उसे ऐसी सज़ा दे सकते हैं जो शायद इस अपराध के लिए उसके अपने देश की तुलना में ज़्यादा उपयुक्त हो। शायद इसी कारण उन्होंने समझौता किया। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस को बताया था कि वो आ रहा है। यही उनकी योजना थी। मेरा मतलब है, अगर उसे एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार किया गया तो लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, और डेविड यहाँ है, हम उसे गिरफ्तार करेंगे। हालांकि आप जानते हैं, ये परिवार के लिए एक जीत थी। मुझे याद है, उस समय मैंने उनसे और उसकी दोस्त से बात की थी, और वे कह रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छा, जैसे आखिरकार हमें किसी तरह का न्याय मिल रहा है। ये सब तब बदल जाता है जब डेविड अपनी सेल में मृत पाया जाता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। बाद में इसे आत्महत्या बताया जाता है। मुझे लगता है कि ये राय से जुड़ा सवाल है, लेकिन ट्रेसी, मैं आपसे पूछना चाहती थी,
उनकी आत्महत्या करने पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ये स्वीकारोक्ति है कि उन्होंने ये हत्या की थी? सुनिए, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मेरी राय में हाँ, अगर उन्होंने नहीं किया होता तो शायद वो लड़ने के लिए रुक जाते। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे हैरानी है कि वो अमेरिका लौटा। मुझे लगता है ये दिखाता है कि वे कितने लापरवाह थे। उन्हें जरूर पता रहा होगा कि लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। तो ये बात कि वो वापस आया सच में मेरे लिए हैरान करने वाली है। मुझे लगता है कि शायद उसे लगा होगा कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि अगर उसे लगता कि वो पकड़ा जाएगा तो फिर वापस क्यों आता, क्यों ना हमेशा के लिए चला जाता। और मुझे लगता है कि ये उसका अपना तरीका था अपना दोष कबूल करने का, वो भी कायरो वाला तरीका। जाहिर सी बात है। तुम सही कह रही हो। मुझे भी ये दिलचस्प लगा कि वो अमेरिका वापस आ गया जब मैं लॉ एंड क्राइम में काम कर रही थी और उस समय की टाइमलाइन देख रही थी। डेविड की गिरफ्तारी से पहले मैंने कई खबरें की, जैसे एना कहाँ है और ताज़ा अपडेट। अगर वो सच में उसकी तलाश कर रहा था और नाम सर्च करता तो जान जाता कि कई लोग उसी पर शक कर रहे हैं। ये दिलचस्प है कि वो घर लौट आया। और मैं ये भी सोच रही हूँ, क्या इस मामले के सारे जवाब डेविड के साथ ही चले गए? मेरा मतलब है, हमारे पास उसने तो साफ साफ दोषी न होने की दलील दी थी। कभी असल में कभी कोई मुकदमा नहीं हुआ, कभी कोई सजा नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वही था जिसने संघीय अभियोजकों के मुताबिक ये सब किया। वही था जिसने ये सब किया। तो क्या इसका मतलब है कि इस मामले के सारे जवाब उसी के साथ चले गए? मैं ये नहीं कहना चाहती कि सारे जवाब खत्म हो गए हैं, ठीक है। हमेशा हो सकता है कि कोई डिजिटल सबूत मिल जाए या कोई फोरेंसिक सबूत मिल जाए, लेकिन मैं कहूँगी कि इसका एक बड़ा हिस्सा तो चला ही गया, खासकर क्योंकि ये मामला इतने सारे देशों में फैला हुआ है। आपके पास यहाँ एक समय सीमा है जिसमें आप काम कर रही हैं। ये सब एक रात में नहीं हुआ और इसलिए उसके पास शायद संदेशों को मिटाने का समय था। उसके पास समय था और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए शायद मैं थोड़ी निराशावादी हूँ। मुझे सच में लगता है कि बहुत सारी जानकारी उसके साथ ही चली गई। ये मुश्किल है। मैं समझता हूं कि आपके अनुभव और इंसानियत में कुछ लोगों की गिरावट देखकर आप निराशावादी हो सकती हैं। आप सही कह रही हैं। उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। कोल्ड केस कभी पूरी तरह ठंडे नहीं पड़ते। मैं सोच रही हूं कि अब जांचकर्ता क्या कर रहे हैं। मेरा मतलब है, अभी हम मानते हैं कि ऐना अब इस दुनिया में नहीं है या उनकी हत्या हो गई है। हमें नहीं पता वो कहाँ हैं। क्या जांच अभी भी चल रही है? अभी स्थिति क्या है? आप क्या सोचते हैं? मेरा अनुमान है कि मुझे लगता है कि ये अभी भी सक्रिय है। मुझे नहीं लगता कि वे इसे बंद करने वाले हैं, कम से कम बिना परिवार को सूचित किए। मुझे लगता है कि इस समय वे वास्तव में भौगोलिक स्थान या वाहन में जीपीएस सिस्टम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसके फोन में भी, ताकि वे सही स्थान जान सकें। मुझे लगता है वे यही चाहते हैं कि अगर हो सके तो उसे ढूंढ लें। मुझे लगता है कि वे शायद इसी चीज़ की तलाश करेंगे। जहाँ तक अतिरिक्त संदिग्धों की तलाश है, वो मौका अब निकल चुका है। मुझे लगता है उन्हें अब पता है कि उनका संदिग्ध जीवित नहीं है। ये बहुत मुश्किल है कि हमारे पास इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं हैं। जैसा मैंने कहा, मैंने उसके दोस्तों और परिवार से बात की है। वे सिर्फ न्याय और जवाब चाहते हैं। और जैसा आपने कहा, मैं आशा करती हूँ कि जांचकर्ता ऐना को ढूंढने में सक्षम होंगे ताकि वो अपने परिवार से मिल सके और उसे सही तरीके से अंतिम विदाई दी जा सके, क्योंकि दिन के अंत में हर कोई यही चाहता है कि जो हुआ उसके जवाब मिले। ये वाकई बहुत दुखद मामला है। ऐसा अंत नहीं था जिसकी मैंने उम्मीद की थी या देखना चाहती थी। लेकिन ट्रेसी वैल्डोर स्कैंडल पर आने और हमें इस बारे में अपनी विशेषज्ञता देने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद सियरा। इसी के साथ आज का स्कैंडल एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया और आप और देखना या सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर सियरा गिलेस्पी के नाम से खोजें। स्कैंडल एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट सियरा गिलेस्पी अगली बार मिलूंगी।